part 8 of chapter 4 of class 11 that is chemical bonding and molecular structure and जो topic हम इसमें cover करेंगे आज वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इतना लंबा नेम है, शॉर्ट में इसे वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी भी बोल देते हैं। एंड जैसे कि नेम में दिया है यहाँ पे क्या मैटर करेगा, दैट इज द रिपल्शन फैक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर में वो मैटर करता है। तो अब ये थ्योरी हमें क्या बताता है, बेसिकली जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, हमने लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना था कि लुईस स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब हम लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं उससे हमें उस मॉलिक्यूल का, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का शेप के बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि वो टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल, प्लेनर है या फिर बेंट है या फिर लीनियर है, कुछ भी आइडिया नहीं होता। सिंपल से कुछ मेथड्स को फॉलो करके हम उसके शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हम देखेंगे। जो रिपल्शन है वो बहुत मैटर करता है। VSEPR थ्योरी या वेस्पर थ्योरी में यही बताया जाता है कि जो रिपल्सिव फैक्टर है इलेक्ट्रॉन पेयर का, जो कि प्रेजेंट होता है वैलेंस शेल में यहाँ पे देखिए एक एटम के अंदर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्डेड होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में है, आउटर मोस्ट शेल में है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके बीच में रिपल्शंस होती हैं, डिफरेंट टाइप की रिपल्शंस होती हैं, जिससे कि शेप डिटरमाइन होता है उस मॉलिक्यूल का। इस थ्योरी को हम गिल्स-पाई थ्योरी भी कहते हैं। अब ये गिल्स-पाई थ्योरी कहाँ से आया है वो अब देखते हैं। सबसे पहले तो ये थ्योरी जो है वो एक सिंपल सी थ्योरी प्रपोज की थी 1940 में बाय द सिडविक एंड पॉवेल। थ्योरेटिकल टॉपिक है कि किसने ये थ्योरी दी थी, लेकिन उसके बाद इसको कुछ मॉडिफाई किया गया था, रीडिफाइन किया गया था, डेवलप किया गया था। किन्होंने किया? नाइलहोम एंड गिल्स-पाई इन 1957। 1940 में पहले एक सिंपल सी थ्योरी प्रपोज हुई, फिर रीडिफाइन हुई 1957 में। तो इनका काफी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था, तो दैट्स वाई इसको हम गिल्स-पाई थ्योरी भी कहते हैं। तो जो हम थ्योरी पढ़ेंगे दैट इज द गिल्स-पाई थ्योरी, VSEPR थ्योरी। अब इसमें क्या हुआ था, जब रीडिफाइन हुआ था दैट इज बाय द गिल्स-पाई एंड नाइलहोम, इन्होंने एक्सप्लेन किया था द डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर। जैसे एक मॉलिक्यूल है, दीज आर द लोन पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के नेम से जाने जाते हैं। सेकेंडली, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, जैसे एक नाइट्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का है, एज यू नो इन कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। जैसे एक बॉन्ड के लिए, वन बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक पेयर इन्वॉल्व होता है एक बॉन्ड बनाने में, तो दिस इज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सो गिल्स-पाई एंड नाइलहोम ने यही डिफरेंस बताया था कि लोन पेयर जो होते हैं दे आर लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, दिस इज नाइट्रोजन, हियर इज द सेंट्रल एटम। ये हमने एग्जांपल लिया है टू एक्सप्लेन। गिल्स-पाई एंड नाइलहोम ने यही एग्जांपल नहीं दिया था, जस्ट टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। तो नाइट्रोजन जो कि एक सेंट्रल एटम है, उसके ऊपर ये जो लोकलाइज्ड है, जो कि बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको कहते हैं लोन पेयर। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में लोन पेयर क्या लेता है, इट टेक्स मोर स्पेस। अब स्पेस अगर ये ज्यादा लेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो अगर वो किसी के साथ भी इंटरैक्ट करेगा जिसका नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा वहां पे, रिपल्शन। बिकॉज लाइक चार्जेस, वी नो दैट लाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर होंगे एक दूसरे से, रादर देन आपस में पास आने की। तो लोन पेयर जो है वो बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है। ठीक है, ज्यादा नेगेटिविटी है, ज्यादा फैला हुआ है एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर्ड होता है। एक जगह उसका एक ऑर्बिटल, एक रीजन होता है जहां पे एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होता है। तो अगर यहाँ पे लोन पेयर और भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे तो एक ही लोन पेयर है, अगर और भी पेयर प्रेजेंट है तो वो इतना जगह ले रहे हैं। अगर सपोज यहाँ पे एक और होता तो इनके बीच में काफी ज्यादा रिपल्शन होता, तो लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता देन ये लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, यहाँ पे
कम रिपल, बिकॉज ये बॉन्ड पेयर तो छोटी सी जगह ले रहा है, लोन पेयर ज्यादा जगह ले रहा है, तो लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है एज कंपैरिजन टू दी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और बॉन्ड पेयर तो आप देख ही सकते हो लोकलाइज्ड है, शेयर्ड है, तो उनके बीच में भी जो रिपल्शन है वो कम है। अब इन्हीं रिपल्शंस की वजह से अगर लोन पेयर प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, देयर इज अ ऑल्टरेशन, कुछ चेंजेस आ जाती हैं, कुछ डिविएशन आ जाती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल में, बिकॉज जितने ज्यादा लोन पेयर है, अगर वहां पे लोन पेयर ज्यादा प्रेजेंट है, जितने ज्यादा होते रहते हैं तो डिविएशंस आ जाती हैं और शेप बदल जाता है। इन्हीं रिपल्सिव इंटरैक्शंस को अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये निकल के आता है, तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होती है वो किन के बीच में होती है, लोन पेयर में। अगर दो लोन पेयर आ जाते हैं, वो आपस में इंटरैक्ट हो रहा है तो रिपेल करते हैं, तो बिकॉज ऑफ विच वो नई जगह अपनाएंगे, ठीक है, दूर भागेंगे एक दूसरे से। एज कंपैरिजन टू इससे कम जो रिपल्शन होती है वो होती है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में, जैसे कि हमने इसमें और इसमें देखा। एंड देन बहुत ही कम रिपल्शंस किसके बीच में होती है, बॉन्ड पेयर में। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो इट इज लाइक दिस, LL सबसे ज्यादा है, देन LP एंड देन BB। मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर भी, क्या कितना रिपल्शन होगा सेंट्रल एटम एंड अदर एटम में, एज वेल एज ऑन दी डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में रिपल्शन होगा, देन दी डबल बॉन्ड, एंड सबसे कम रिपल्शन किस में होगा, सिंगल बॉन्ड में, जो कि हम आगे फर्दर देखेंगे। सो ये तो बेसिक कि गिल्सपाई ने क्या रिडिफाइन किया था, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर। मेन पोस्टुलेट्स जो थ्योरी के हैं वो ये हैं। नंबर 1 है कि द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डेड हो या फिर नॉन बॉन्डेड हो, अराउंड द सेंट्रल एटम। तो यही हमने अभी बात की कि शेप मॉलिक्यूल डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके बाद हम देखेंगे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड है, लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, उनके ऊपर शेप डिपेंड करता है, ठीक है। बिकॉज जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे या फिर बॉन्ड पेयर्स हैं तो रिपल्शंस होगी और शेप में क्या होगा, डिविएशन होगा। सेकेंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, वो रिपेल करता है एक दूसरे को, वन अनदर। अब वो रिपेल क्यों करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों रिपेल करता है, बिकॉज इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एज यू नो दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, जो कि हमने पढ़ चुके हैं अभी तक। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होते हैं उनमें क्या चार्ज होता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब नेगेटिव चार्ज जब क्लोज आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, उनके बीच में इंटरैक्शन होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। थर्ड पॉइंट ये आता है, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज द रिपल्शन, बिकॉज रिपल्शंस वहां तक ये पहुंच जाते हैं जहां पे रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए। और अब वो कम से कम रिपल्शन कहाँ होंगी, जहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इन पेयर के बीच में। वही हमने अभी ड्रॉ किया था। सपोज ये लोन पेयर है एंड ये आपस में इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो वो कहाँ पे होगा, वो ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा जहां पे इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। और अब वो कहाँ होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम के साथ जुड़े भी रहें और आपस में एक दूसरे के पास भी ना आए, ऐसा डिस्टेंस ये ऑक्यूपाई करते हैं। सो दिस इज द थर्ड कि रिपल्शन कम करने के लिए डिस्टेंस बढ़ जाता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब वो चाहे लोन पेयर है, यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर बताया, इट कैन ऑल्सो बी अ बॉन्ड पेयर, कि बॉन्डेड पेयर इतनी दूर हो जाएंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस हो उनके बीच में। फोर्थ पॉइंट इज द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर, एक स्फीयर की तरह है, with the electron pair localizing on the spherical surface at a maximum distance from one another। तो डिस्टेंस तो होता ही है, एक स्फीयर की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ होंगे, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे ताकि उनके बीच में क्या ना हो, रिपल्शन ना हो। बिकॉज जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, तो स्टेबलाइज करने के लिए रिपल्शन कम करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है
मल्टीपल बॉन्ड जो हैं जैसे कि सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, उनको हम ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर. एंड सिक्स्थ जो इसका पोस्टुलेट है, वेयर 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल. मॉडल जो है where 2 or more resonance structures can represent a molecule, Vesiper model is applicable to any such structure. कोई भी स्ट्रक्चर लो उस पे वो अप्लाई करता है Vesiper मॉडल. अब हम किस तरह से डिफाइन करते हैं शेप को, उसके लिए 2 कैटेगरीज हम लेते हैं. हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर देते हैं, एक जिनमें कोई लोन पेयर नहीं होता, जब यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर आता है, कोई लोन पेयर नहीं है, बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा करता है, वो ज्यादा शेप को डिविएट करता है. तो मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर. और दूसरा टाइप का मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें सेंट्रल एटम में एक या एक से ज्यादा लोन पेयर्स होते हैं, 1 और मोर लोन पेयर्स. सो ये 2 कैटेगराइजेशन के बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर जानना होता है, दैट इज द स्टेरिक नंबर. अब ये स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें, द नंबर ऑफ एटम्स, ग्रुप्स या फिर लोन पेयर अराउंड अ सेंट्रल एटम, दैट इज द स्टेरिक नंबर. यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो बॉन्डेड है एक सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल के, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर जो अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम के साथ. तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्डेड पेयर एंड नॉन बॉन्डेड पेयर हैं. अब ये यूजफुल क्यों है? वेसिपर थ्योरी में बेसिकली जब हमें स्टेरिक नंबर पता लग जाता है तो उस नंबर से वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है एक मॉलिक्यूल में. सो ये जो ज्योमेट्री आती है विद द हेल्प ऑफ द स्टेरिक नंबर हमको वो पता लगती है जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं. मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों होते हैं? उनके बीच में रिपल्शंस कम होती है. सो एक लुईस स्ट्रक्चर जब हम लिखते हैं उससे हमें बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर पता लग जाते हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट एक नंबर आता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स विच इज बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम. ठीक है, कितने एटम्स हैं बॉन्डेड सेंट्रल एटम के साथ, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम. जब हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, वो एक हमें इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट देता है. एक ज्योमेट्री बताता है जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड वो ही रिक्वायर्ड है हमें, बिकॉज एक शेप जो है मॉलिक्यूल की वो ही होगी जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में, सो दैट उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उन मॉलिक्यूल्स के जिनमें लोन पेयर्स नहीं है, तो उसमें तो सीधा नंबर ऑफ एटम्स ही मैटर करेंगे अगर लोन पेयर्स नहीं है, और कुछ जिनमें लोन पेयर्स होते हैं उनके शेप्स कैसे होते हैं. सो लेट्स सी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स लीनियर है, जैसे ये A जो है ये सेंट्रल एटम है एंड उसके अराउंड 2 और एटम्स बॉन्डेड हैं. ठीक से A है, B है और B है. ठीक है, दीज 2, तो उसका 2 स्टेरिक नंबर होगा. एग्जाम्पल्स है बेरिलियम क्लोराइड. ठीक है, BE इज इन द सेंटर एंड Cl इज हेयर एंड अनदर Cl इज हेयर. ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है इसमें. सिमिलरली मर्क्यूरिक क्लोराइड, दीज आर द एग्जाम्पल्स. तो ऐसे केस में क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का. मैक्सिमम डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में 180 डिग्री है. दिस इज फॉर दी 2, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे 2. अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी 3 बॉन्डेड हैं, A के सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्डेड जब होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मैक्सिमम डिस्टेंस यही हो सकता है. ठीक है, अगर 3 बॉन्डेड है A के साथ, जैसे कि बोरॉन फ्लोराइड है BF3, इनका शेप जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, आपको ये याद रखना है 2 के साथ क्या है लीनियर एंड 3 के साथ है ट्राइगोनल प्लेनर. एग्जाम्पल है बोरॉन फ्लोराइड का, कोई लोन पेयर इसमें नहीं है. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल जिसमें देयर इज नो लोन पेयर. देन एग्जाम्पल है आपके पास 4 का, जिसमें 4 है, जैसे मीथेन CH4. ऐसे केस में दिस इज द स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल CH4 टेट्राहेड्रल.
अमोनियम आयन इज ऑल्सो देयर एंड इसमें जैसे बॉन्डिंग इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, यहाँ पे 109.5 डिग्री, ठीक है. दिस इज टेट्राहेड्रल. देन द फिफ्थ जिसमें 5 है, जैसे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसका इस तरह से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, यानी 2 पिरामिड्स बनते हैं, एक ऊपर बन गया और एक नीचे बन गया. सो दिस इज द सेंट्रल एटम जहां पे फॉस्फोरस आएगा, ठीक है. एंड Cl इज लाइक दिस, ठीक है. B की जगह क्या है, Cl. दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इन केस ऑफ अगर सेंट्रल एटम के साथ 5 और बॉन्डेड एटम्स हैं एंड देयर इज नो लोन पेयर. एंड यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री एंड इसके बीच में एंगल है 120 डिग्री. दे आर 2 एंगल्स हियर. देन 6 है, यूजली हम 2 to 6 दीज आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. उसके बाद अभी के सिलेबस में हम नहीं देखेंगे, 6 तक हम देखेंगे. 6th वन है, 6 एटम सराउंड करते हैं सेंट्रल एटम को, जैसे कि सल्फर को फ्लोरीन कर रहे हैं SF6 में, हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ऑक्टाहेड्रल 6 के साथ अगर स्टेरिक नंबर 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द स्टेरिक नंबर. एंड स्टेरिक नंबर क्या है, कितने बॉन्डेड हैं एटम सेंट्रल एटम के साथ प्लस कितने लोन पेयर है. अब यहाँ पे लोन पेयर तो नहीं है, तो वी ओनली चेक तो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम कितने हैं. तो 2 के लिए इट्स लीनियर लाइक दिस एंड 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, 4 के लिए इट इज टेट्राहेड्रल, 5 के लिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड्स ऊपर नीचे, एंड 6 के लिए इट इज ऑक्टाहेड्रल. हम शेप्स को और अच्छे से देखेंगे फर्दर कुछ एग्जांपल्स के साथ. तो ये है बेसिक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता मॉलिक्यूल में. तो ये बेसिक ज्योमेट्री, आपने स्टेरिक नंबर निकाला एंड देन अगर 2 आता है तो लीनियर ही होगा, अगर 3 आता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 4 आया है तो टेट्राहेड्रल होगा, 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा एंड 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होगा. आप इतना रिकॉल कर सकते हो 2, 3, 4, 5, 6 के लिए. अभी इसके बाद क्या है कि यहाँ पे तो कोई लोन पेयर नहीं था, नो लोन पेयर. लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें अराउंड द सेंट्रल एटम 2 ही लिगेंड्स हैं लेकिन लोन पेयर है 1 है, तो थोड़ा सा लीनियर से डिविएट होता है शेप. तो लोन पेयर की वजह से क्या होता है, देयर इज अ इफेक्ट ऑन द बेसिक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. प्रोसेस वही रहेगा. इंस्टेड ऑफ लर्निंग द टेबल, जैसे ये टेबल है, पूरा लर्न करने से बेटर है कि बस आप स्टेरिक नंबर निकालिए. ये जो टेबल है बेसिक आपको पता है, तो उसके बाद थोड़ा सा डिविएट करके यू कैन फाइंड आउट द molecular geometry or a shape of that molecule.